Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज सबसे पहले तो हम चैप्टर 22 से रिलेटेड जो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे, आपको असाइनमेंट के तौर पे दिए गए थे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 24 में हम आगे जो टाइप्स ऑफ मीटिंग पढ़ रहे थे उसमें लेक्चर को आगे लेके चलेंगे। पहले चैप्टर 22। क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके सामने चैप्टर 22 के क्वेश्चंस नहीं हैं? सबके पास है? चलिए आप शेयर कर लीजिए किसी के साथ। जी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, इनमें कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 से 5 तक कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच अथॉरिटीज विद इन एंड आउटसाइड द कंपनी मस्ट अप्रूव ए प्रॉस्पेक्टस एंड इन विच ऑर्डर मस्ट बी अप्रूवल बी ऑब्टेन्ड। वो कह रहा है कौन कौन सी अथॉरिटी है विद इन द कंपनी और आउटसाइड द कंपनी जिन्हें अप्रूव करना चाहिए प्रॉस्पेक्टस को। तो विद इन द कंपनी प्रॉस्पेक्टस कौन अप्रूव करता है? विद इन द कंपनी डायरेक्टर्स, मेंबर्स तो नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। और आउटसाइड द कंपनी कौन करता है? एक्सपर्ट अप्रूव करता है। एक्सपर्ट तो नहीं भाई, कमीशन करता है अप्रूव। कमीशन अप्रूव करता है उसको, रजिस्ट्रार तो अप्रूव नहीं करता ना। नहीं, रजिस्ट्रार नहीं करता। ठीक है, तो पहले डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे, उसके बाद फिर कमीशन अप्रूव करेगा। तरतीब ये होगी जी। और की क्वेश्चन 5 का ए पार्ट, 5 के ए पार्ट में क्वेश्चन क्या कह रहा है? UHY लिमिटेड इंटेंड्स टू रेज फंड्स थ्रू इशुएंस ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक। Proceeds of the issue would be utilized for installation of new plant. Directors plan to issue the prospectus on 10 सितंबर 2012। इसको अंडरलाइन कीजिए डेट को। डायरेक्टर्स प्लान कर रहे हैं कि हम प्रॉस्पेक्टस कब इशू करेंगे? 10 सितंबर को। सब्सक्रिप्शन लिस्ट विल बी ओपन इन द सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर 2012। सब्सक्रिप्शन लिस्ट कब ओपन की जाएगी? सेकेंड या थर्ड वीक में। An expert opinion will also be required to be included in the prospectus। वो कह रहा है एक्सपर्ट ओपिनियन भी इंक्लूड करेंगे। पहली कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस द कंपनी बेस्ड ऑन द प्रोविजंस ऑफ कंपनी 2017 इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। एडवाइस कीजिए। पहला ए रिक्वायरमेंट कह रहा है डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस एंड द ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। जी बताइए डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस क्या है इस क्वेश्चन में? 10 सितंबर 2012। 10 सितंबर 2012 ना डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस। ठीक है, प्लान कर रहे हैं लेकिन वो क्वेश्चन में जो उसने इंफॉर्मेशन दी उस लिहाज से डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या है? 10 सितंबर जो वो प्लान कर रहे हैं। एंड द ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। जी सब्सक्रिप्शन लिस्ट की ओपनिंग की डेट क्या होनी चाहिए? जी इश्यूएंस के 7 दिन बाद और 30 दिन से पहले पहले। यानी इसका मतलब ये हुआ 10 सितंबर को अगर प्रॉस्पेक्टस इशू हो रहा है तो ये डेट बननी चाहिए 17 सितंबर के बाद, 17 सितंबर के बाद और 10 अक्टूबर से पहले पहले। ठीक है, जो हमारा पीरियड बनता है जिसमें सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन हो सकती है, ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन के लिए टाइम पीरियड बनता है वो आफ्टर 7 बिफोर 30 डेज है ना। तो ये डेट्स के लिहाज से बनता है 17 सितंबर के बाद और 10 अक्टूबर से पहले पहले। अब वो कह रहा है प्लान कर रहा हूं मैं सेकेंड या थर्ड वीक में। तो क्या थर्ड वीक में इशू कर सकते हैं? ये नहीं कर सकते। ठीक है, सेकेंड वीक में भी 10 अक्टूबर से पहले पहले कर सकते हैं, 10 अक्टूबर के बाद इशू नहीं कर सकते। क्लियर होगी ये बात? ठीक है, उसने हमें इश्यूएंस की डेट बताई और सब्सक्रिप्शन लिस्ट वाला कंसेप्ट टेस्ट किया कि सब्सक्रिप्शन लिस्ट का कंसेप्ट क्या है? 7 से 30 दिन वाला। जी इसमें कोई एक्सटेंशन की ऑप्शन है? पहले मुझे ये बताइए। इसमें एक्सटेंशन की ऑप्शन है क्या? कंफर्म है आपको? एक्सटेंशन की ऑप्शन किसमें थी?
अब SCCP की अप्रूवल के बाद जब प्रोस्पेक्टस पब्लिश करना है उसके लिए एक्सटेंशन थी, पब्लिश के बाद पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए एक्सटेंशन नहीं थी। मिक्स कर दिया ना आपने कंसेप्ट। जो SCCP की 30 डेज वाली एक्सटेंशन थी वो किस चीज के लिए थी? अप्रूवल के बाद प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया तो उसके लिए, इशू कर दिया है और पब्लिक सब्सक्रिप्शन जो है इसके लिए एक्सटेंशन नहीं थी। मिक्स कर गया आपने कंसेप्ट, नहीं समझ आ रही ना? अच्छा चलिए, इसके बाद कोई और क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं। नेक्स्ट, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3, क्वेश्चन 6 से लेके 8 तक। 7 वही UHY लिमिटेड वाला, लेकिन यूं चूंकि लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिफरेंट था इसलिए हमने इसको यहां पे भी प्लेस कर दिया। इसमें कह रहा है कंडीशंस दैट UHY वुड बी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद इन रिस्पेक्ट ऑफ इंक्लूजन ऑफ स्टेटमेंट बाय द एक्सपर्ट। वो कहता है एक्सपर्ट की स्टेटमेंट इंक्लूड करनी है, क्या कंडीशन होगी? 3 कंडीशंस हैं। एक्सपर्ट इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी उसका फॉर्मेशन से, इनकॉर्पोरेशन से, मैनेजमेंट से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसने अपनी कंसेंट दी हो टू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। और तीसरा, प्रोस्पेक्टस में लिखा हो कि एक्सपर्ट ने ये कंसेंट दी है और विड्रॉ नहीं की। 3 कंडीशंस होती है एक्सपर्ट की ओपिनियन इंक्लूड करने की। ये तो सिंपल था। चलिए बहरहाल, और कोई क्वेश्चन? जी नहीं 8 तक जिस तरतीब से चलो, 8 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 का क्वेश्चन है ही नहीं। 9 से 10 तक। जी 9 आपने कहा, 9 सुनना। An allotee of shares of a limited company has sought action against the director in respect of false statement in prospectus. वो डायरेक्टर के खिलाफ उसने एक्शन लिया, उसने कहा आपने प्रोस्पेक्टस में गलत इंफॉर्मेशन इंक्लूड की है। Directors contend that the error were not deliberate and were made inadvertently. वो कह रहे हैं कि भाई जानबूझ के हमने नहीं किया, गलती से हो गया। Discuss the liability of the directors for the false statement in the prospectus in the above situation. बताइए डायरेक्टर्स की क्या लाइबिलिटी है इस सिचुएशन में। अच्छा बताइए, कोई लाइबिलिटी नहीं है भाई, गलत स्टेटमेंट उन्होंने दे दी, ठीक है। क्या क्वेश्चन ये है कि लाइबिलिटी के बारे में पूछ रहा है? क्या क्रिमिनल लाइबिलिटी बताएंगे, सिविल लाइबिलिटी बताएंगे, या दोनों? तो दोनों बतानी चाहिए हमें। और सिविल लाइबिलिटी में हमें वो कंडीशन बतानी चाहिए जिनकी वजह से लाइबिलिटी राइज होती है, बिल्कुल बताना चाहिए, ठीक है। ये लाइबिलिटी 2 हिस्सों में जाएगी, क्रिमिनल लाइबिलिटी भी बतानी है और हमने सिविल लाइबिलिटी भी बतानी है। जी और कोई क्वेश्चन? 10 में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए 10 बता देते हैं। वो कह रहा है प्रोस्पेक्टस ऑफ FC टेक्सटाइल लिमिटेड इंक्लूडेड ए स्टेटमेंट व्हिच वाज मिसलीडिंग इन इट्स फॉर्म एंड कंटेंट। ऑन द फेथ ऑफ द प्रोस्पेक्टस एंड बिलीविंग इट टू बी ट्रू, आसिफ सब्सक्राइब्ड फॉर शेयर्स एंड सस्टेन्ड लॉसेस। कैन आसिफ फाइल ए सूट फॉर कंपनसेशन ऑफ द लॉस इनकर्ड बाय हिम? जी सूट फाइल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इफ सो हु मे बी सूट फॉर सच ए लॉस? किसके अगेंस्ट में केस फाइल किया जा सकता है? मैं कहता था एवरी ऑफरर एंड इश्यूअर कंपनी के खिलाफ भी, और एवरी डायरेक्टर और ऑफिसर, और तीसरा एवरी पर्सन हु साइन द प्रोस्पेक्टस। जी अगर जानबूझ के तो डायरेक्टर की लायबिलिटी नहीं होती। ये नहीं, ये वो साबित करना होता है उन्होंने, वो तो उस कोर्ट में साबित करेंगे, वरना तो वो हर जुर्म करने वाला यही कहेगा कि मेरी इंटेंशन नहीं थी। इंटेंशन उन्हें कोर्ट में प्रूफ करनी होगी। हमसे उसने क्या पूछा है? हमसे उसने पूछा लायबिलिटी क्या है डायरेक्टर की, बताइए, तो हम डायरेक्टर की लायबिलिटी बताएंगे। अगर अप्रूव हो, नहीं ये लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल हम लायबिलिटी स्टेट करेंगे, ठीक है। वो पुराने पहले कभी कंपनीज ऑर्डिनेंस में पुराना आता था, उसमें एक सेक्शन हुआ करता था इस तरह का, जिसमें वो कहते थे कि ये भी देखा जाएगा कि डायरेक्टर ने अगर जानबूझ से किया तो उन्होंने कुछ चीज़ें प्रूव करनी होती हैं, ठीक है। वो चीज़ें प्रूव कर देते हैं तो फिर उनको माफ़ी मिल जाएगी, वरना नहीं। अब करंटली हमारे सिलेबस में ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, इसीलिए हम उस तरफ नहीं जा रहे, बल्कि हम उसने डायरेक्टर की लायबिलिटी पूछा है, हम लायबिलिटी उसको बता रहे हैं। वैसे भी वो मार्क्स भी ज़्यादा हैं, तो वो सिर्फ इतना 1-2 लाइनें लिखने से 8 मार्क्स तो नहीं मिलेंगे। जी केस स्टडीज की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम? कितने स्टूडेंट को प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 1 में? चलिए
वो कह रहा है ड्यू लिमिटेड हैज पब्लिश्ड अ प्रॉस्पेक्टस ऑन March 1, 2009. Subscription list is due to open on April 5, 2009. Explain whether the company is in compliance with provisions of Companies Act 2017 regarding the publication of its prospectus. What relaxation can DL avail in this regard? जी, तो प्रॉस्पेक्टस पब्लिश किया 1 मार्च को, सब्सक्रिप्शन लिस्ट कब ओपन हो रही है? अप्रैल 5. तो ये तो इन कंप्लायंस नहीं है, ठीक है, ये तो इन कंप्लायंस नहीं है. रिलैक्सेशन क्या, इसमें रिलैक्सेशन अवेलेबल नहीं है. रिलैक्सेशन किस में अवेलेबल है? जब आपने एससीसीपी से अप्रूवल ली हो और उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर इशू ना कर सके. तो सॉरी ठीक है 60, ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 2 में कोई प्रॉब्लम? 2 में क्या प्रॉब्लम है? चले स्टडी कर लेते हैं. ये पहले भी हमने 2-3 दफा क्वेश्चन किया हुआ है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शाबान प्राइवेट लिमिटेड हैव अप्रूव्ड अ मेजर एक्सपेंशन प्रोग्राम फॉर विच दे आर प्लानिंग टू रेज ₹35 million फ्रॉम द जनरल पब्लिक. The current authorized and paid up capital of company is ₹100 million and ₹65 million respectively. इसका मतलब है कि ऑथोराइज कैपिटल को अल्टरेशन की जरूरत है? नहीं है, अभी क्वेश्चन अवेलेबल है. वो कह रहा है एडवाइज द कंपनी अबाउट द चेंजेस रिक्वायर्ड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. दोनों में चेंजेस बतानी है क्या होंगे. टू मेक द कंपनी एलिजिबल फॉर रेजिंग कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक. मेमोरेंडम में क्या चेंजेस आएंगे? नाम चेंज नहीं होगा क्या? प्राइवेट कंपनी है, इसको पब्लिक नहीं बनाना. पब्लिक बनाना है कि नहीं? तो पब्लिक बनाने के लिए नेम क्लास में क्या चेंज करना पड़ेगा? प्राइवेट का वर्ड एक्सक्लूड करना पड़ेगा. आर्टिकल्स में क्या चेंज करना पड़ेगा? 3 कंडीशंस को इंक्लूड करना है कि एक्सक्लूड करना है? एक्सक्लूड करना है. प्लस अगर कुछ अदर चेंजेस भी जरूरी हैं वो भी करेंगे, जैसे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, कोरम की रिक्वायरमेंट. ठीक है, ये नॉर्मली प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में डिफरेंट होती है. तो ये एक लाइन नीचे ये भी लिखेंगे फिर उसके बाद कि अगर इस तरह की भी रिक्वायरमेंट्स जो हैं चेंज करने की जरूरत है आर्टिकल्स में, उनको भी चेंज करेंगे. 2 समझ आ गया. चलिए क्वेश्चन 3 में कोई प्रॉब्लम? कह रहा है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैन हैव ओनली ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल. सही कह रहा है गलत कह रहा है? फॉल्स है. ठीक है, वो ऑर्डिनरी शेयर भी हो सकते हैं और प्रेफरेंस भी हो सकते हैं. बी, ए प्राइवेट कंपनी में इशू है प्रॉस्पेक्टस. नहीं इशू कर सकती प्राइवेट कंपनी तो कभी. अच्छा, प्राइवेट कंपनी स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस इशू कर सकती है? वो भी नहीं कर सकती. कोई भी ना उसे प्रॉस्पेक्टस इशू करना है ना स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस फाइल करना है. ठीक है, ये दोनों चीजें पब्लिक कंपनी के लिए हैं. पब्लिक कंपनी ने अगर जनरल पब्लिक को शेयर इशू करने हो प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी. प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए शेयर इशू करने हो स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस फाइल करेगी. क्वेश्चन 4, इसमें कोई प्रॉब्लम? इसमें वो कंपनी सेक्रेटरी के पास जाके मेरा हाल क्या कह रहा है कि मुझे प्रॉस्पेक्टस दो. वो कह रहा है भैया वेबसाइट पे अपलोड तो कर दिया है, न्यूज़पेपर में भी आ गया है, हमारे पास कोई नहीं, भाग जाओ. भाग जाएगा क्या? नहीं भैया, कंपनीज एक्ट ने कहा है कि रजिस्टर्ड ऑफिस में भी प्रॉस्पेक्टस होना चाहिए. क्या प्लेसेस में रजिस्टर्ड ऑफिस का नाम है? बिल्कुल. 5, कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स रिलेटिंग टू पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स इन द लॉजिकल सीक्वेंस. तो बताइए स्टेप्स आपने पढ़े होंगे. सबसे पहले कौन सा स्टेप होना चाहिए? अप्रूवल बाय बोर्ड. बिल्कुल पहला. इसके बाद दूसरा अप्रूवल बाय एससीसीपी. नहीं प्रिंटिंग पहले नहीं आएगा. 600 कॉपी प्रिंट करवा लें एससीसीपी के, नहीं ये गलत है, इसको ऐसे करो. 600 कॉपी हमारी तो गई जी. तो पहले अप्रूवल होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, फिर एससीसीपी की. इसके बाद क्या होगा? हाँ, अब एससीसीपी के अप्रूवल के बाद प्रिंटिंग करवाएंगे. और इसके बाद पब्लिशिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस और बैलेटिंग ड्यू टू ओवर सब्सक्रिप्शन. ये क्या होती है बैलेटिंग? बैलेटिंग कुरानंदाजी, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब जितने हमने शेयर इशू किया उससे ज्यादा की एप्लीकेशन आ जाए, कुरानंदाजी करेंगे किसको शेयर इशू करना है किसको नहीं. और फिर इसके बाद अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है कि शेयर सर्टिफिकेट शेयर सेंड कर दिए जाएं उन मेंबर्स को जिनके नाम निकल आए. क्वेश्चन 5 में कोई प्रॉब्लम तो नहीं थे?
क्वेश्चन 6 इसमें प्रॉब्लम है? चलिए क्वेश्चन 6 डिस्कस करते हैं। कह रहे हैं फॉलोइंग द अप्रूवल ऑफ प्रॉस्पेक्टस ऑफ टॉप इंजीनियरिंग लिमिटेड बाय एससीसीपी इन ऑन 31 अगस्त 2013। 31 अगस्त 2000, इसको अंडरलाइन कीजिए, ये हमारे पास आ गए डेट ऑफ अप्रूवल एससीसीपी की। डायरेक्टर्स हैव ड्रॉन अप द फॉलोइंग प्लान। डायरेक्टर्स ने ये प्लान डिसाइड किया है। पहला, prospectus would be published in an English newspaper on 25th October 2013। इंग्लिश के साथ उर्दू में भी होना चाहिए डेली न्यूज़पेपर में, ठीक है, बस और कोई गलती नहीं है। डेट को इग्नोर करके आप भाई 31 अगस्त को अप्रूव हो रहा है, कह रहा है 25 अक्टूबर तकरीबन 2 महीने बाद कर सकता है कि नहीं कर सकता जी? 60 दिन विद इन 60 डेज कर सकता है जी, बिल्कुल। तो ये इसमें 25 अक्टूबर को ये विद इन हमारा टाइम, भाई ये कंफर्म कर लें 60 डेज 30 डेज है? 60 डेज, चलें ठीक है 60 डेज। मेरे से पता है कि 30 डेज आ रहा था, चले 60 डेज। फिर इसके बाद सेकंड, 1000 कॉपीज ऑफ द प्रोस्पेक्टस वुड बी प्रिंटेड। सफिशिएंट, अब देखिए ये कंपनी की जजमेंट है, अगर वो समझते हैं 1000 कॉपी सफिशिएंट है तो कोई इशू नहीं है, हम कहेंगे इसमें कोई इशू नहीं है, प्रोवाइडेड कि ये सफिशिएंट है टू बी मेड अवेलेबल एट प्रेस्क्राइब प्लेसेस, ठीक है। क्या कंपनीज एक्ट ने कोई तादाद बताई है कि इतने प्रोस्पेक्टस इशू करने हैं? कोई तादाद नहीं बताई, तो इसलिए इसमें कोई इशू नहीं है। थर्ड, द सब्सक्रिप्शन लिस्ट वुड रिमेन ओपन फॉर 2 days ऑन 10 and 11 नवंबर 2013। जी इसमें कोई प्रॉब्लम है जी? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इशू के प्रोस्पेक्टस इशू कब हो रहा है, सॉरी पब्लिश कब, हाँ पब्लिश हो रहा है 25 अक्टूबर को, तो 7 से 30 दिन नवंबर में, हाँ 30 दिन 7 दिन के बाद है और 30 दिन से पहले पहले, ठीक है। थर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं, वैलिड है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? तो इसमें जो एतराज था वो बेसिकली एक चीज के ऊपर ये है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर के साथ साथ उर्दू न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करना है। इसमें नीचे कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 लिखा है, इसे कंपनीज एक्ट 2017 कर लें। पुराना क्वेश्चन है लेकिन हम इसको नई रेगुलेशंस के मुताबिक ही सॉल्व करेंगे जी। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए तो अल्लाह के बंदे मेरे से गलती हो गई यार, ये भी गलती हो गई है, माफ कर दे मुझे। वो कंपनीज एक्ट है ना, वो छापा मारने की आदत होती है हम अकाउंटेंट्स को। क्वेश्चन का छापा मारा, कंपनीज ऑर्डिनेंस लिखा था, उससे एक्ट लिखना था, नहीं लिखा गया मेरे से, कोई इशू नहीं है। उसका ये मतलब नहीं है कि आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि कंपनीज ऑर्डिनेंस के मुताबिक। आइंदा भी अगर किसी क्वेश्चन में कंपनी गलती से, मैं कोशिश करूंगा ऐसे ना हो, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 का लफ्ज आ जाता है, आपने उसको काट के कंपनीज एक्ट 2017 कर देना है, ठीक है मेरे भाई? नहीं बिल्कुल नहीं कर जी। और क्या क्वेश्चन? ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं, आपने क्लियर कर दिया, अच्छी बात है, ठीक है, गुड जी। और कोई क्वेश्चन नहीं है? आज का लेक्चर स्टार्ट करें। एक्सटेंट ऑफ कैरिंग आउट और नॉट कैरिंग आउट अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, ये भैया इसका रट्टा लगाना है। हर बात समझने समझाने वाली नहीं होती, कुछ चीजों का हमें रट्टा भी लगा लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एक लफ्ज अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट हमारे सिलेबस और कहीं जगह यूज नहीं होता। अब मैं इसको समझाने बैठा 15 मिनट निकल जाएंगे, एंड में फिर करना आपने यही पड़ेगा, आपको क्या रट्टा लगाना पड़ेगा। तो दोनों अपने और मेरा दोनों का टाइम बचाते हैं, इसको रट्टा लगा लें। कोई बुरी बात तो नहीं है रट्टा लगाने मेरे भाई? बिल्कुल भी नहीं जी, ठीक है। कभी कभार जो है किसी चीज का जी, हाँ पॉइंट 4 में कह रहा है पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव, ये ताकि पता चले भाई हम अपना शेयर होल्डर्स को पता चले यार हम अपना पैसा किन लोगों के हाथों में दे रहे हैं, ये कौन लोग हैं, पता तो चले जिन्होंने हमारी कंपनी को चलाना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्रॉड करने वाले लोग हैं,
तो इसीलिए कह रहे हैं डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव के पर्टिकुलर जो हैं वो बताए जाएं शेयर होल्डर्स को। जी और कोई क्वेश्चन? जी बिल्कुल। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन। प्रिपेयर टू ए डेट नॉट अर्लियर बाय 15 डेज। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट बनानी है, उसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी इंक्लूड करना चाहिए। बताइए शेयर होल्डर को लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए या ओल्ड? जितनी ज्यादा लेटेस्ट पॉसिबल हो। असूली तौर पे तो अगर सारा परफेक्ट काम हो रहा होता तो हम उन्हें कहते हैं यार अगर आज स्टैट्यूटरी मीटिंग है ना तो कल तक का जो भी रिसीट एंड पेमेंट का हिसाब किताब है वो हमें बता दो। ये तो परफेक्ट बात हो जाती ना। लेकिन आपको पता है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को प्रिपेयर करना, जिस तरह जब ईयर एंड खत्म हो जाए उसके फौरन ही बाद अगले दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो जाए, ये पॉसिबल नहीं होता। एडजस्टमेंट्स वाला रिकॉर्ड करनी होती है और बहुत सा दूसरा प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करना होता है, वो कहीं उसमें 2, 3, 4 हफ्ते महीना लग जाता है। उसी तरह कह रहा है आपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है कंपनी का, फौरी तौर पे तो नहीं बन जाएगा, कोई 15 के करीब दिन लगेंगे, लाने का 15। तो उन्होंने कहा कि आपने अगर तो जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इशू करना है, इंक्लूड करना है प्रोस्पेक्ट, ये इसमें सॉरी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इंक्लूड करना है, ये 2 दिन पुराना हो, यानी आज मीटिंग हो रही है और 2 दिन पहले तक का रिसीट एंड पेमेंट चलेगा। 10 दिन पुराना हो तो भी चलेगा, 15 दिन तक पुराना हो तो भी चलेगा। कहते 16 दिन अगर हो गए ना फिर नहीं चलेगा, ये ऑब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन। इसका मतलब है आप अपने यूजर्स को पुरानी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, 20 दिन महीना पहले वाली। कहता है नहीं, ठीक है, सिर्फ 15 दिन तक का गैप अलाउड है, इससे ज्यादा पीछे हम नहीं जा सकते। ये समझ आ गई बात? जी और कोई क्वेश्चन? पॉइंट नंबर 8 में क्या कह रहा है? हाँ शेयर इशू टू, कहता है नॉर्मली कंपनी ने जब शेयर इशू करती है तो जिस तरह हम कोई चीजें बेचते हैं, किसी बंदे को ये ऑफर करते हैं यार हमारी चीज बेच दो तुम्हें कमीशन दे देंगे 10%, कह रहा है उसी तरह कंपनी ने शेयर, डायरेक्टर ने शेयर बेचने हैं, कंपनी ने शेयर बेचने हैं, तो क्या वो दूसरे लोगों को ऑफर कर सकते हैं क्या हमारे शेयर बेचो हम आपको कमीशन देंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। कहता अगर डायरेक्टर्स कहें अच्छा अगर बाहर के लोग खरीदते तो उसके बदले में आप कमीशन देने को तैयार थे, तो हम घर के बंदों ने अगर चीजें खरीद ली हैं, शेयर्स खरीद लिए हैं, क्या हमें कमीशन नहीं मिलेगा? मैंने कहा बिल्कुल आपको भी मिलेगा। तो कह रहा है कि जब डायरेक्टर्स वगैरह को कमीशन दिया आपने, उसको आप रिपोर्ट में मेंशन कर दें। खासतौर पर डायरेक्टर वाला क्यों मेंशन किया, बाकी लोगों को क्यों नहीं मेंशन किया? क्योंकि हाँ डायरेक्टर जो है कंपनी के साथ रिलेटेड होते हैं, कंपनीज के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस होता है, तो वो कुछ गड़बड़ भी कर सकते हैं। इसीलिए फेयर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड लिए शेयर होल्डर्स को उन्होंने कहा कि डायरेक्टर वाला जो कमीशन है वो डिस्क्लोज कर दें। जो कमीशन उनको मिलेगा, कमीशन मिलेगा। नहीं, वो जो कंपनी अपने जो रिसीट्स हुई है कंपनी को जितने पैसे कलेक्ट हुए हैं उसमें से कंपनी कमीशन अदा करेगी। जी और कोई क्वेश्चन? नहीं। आज के लेक्चर की तरफ चलें। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कंसेप्ट वही कल वाला, टाइप्स ऑफ जनरल मीटिंग। कल हमने इस कंसेप्ट को कंक्लूड नहीं कर सके थे, करना चाहिए भी नहीं था, क्योंकि एक ही दिन में इतने ज्यादा कंसेप्ट जो होते हैं वो कवर करना मुश्किल हो जाते हैं। जनरल मीटिंग हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी, स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। स्टैट्यूटरी मीटिंग के बारे में कंसेप्ट हमने कल पढ़ लिए थे। मेरे भाई क्या पढ़ा था हमने? स्टैट्यूटरी मीटिंग किस टाइप ऑफ कंपनी ने कंडक्ट करवानी होती है? एवरी पब्लिक कंपनी ने, और किसी ने नहीं करवानी होती। A private company which converts itself into public company within 1 year of incorporation। अच्छा दूसरा कंसेप्ट क्या पढ़ा था हमने? स्टैट्यूटरी मीटिंग कब कंडक्ट करवानी चाहिए? Within 9 months from the date of incorporation or within 180 days from date of commencement of business, whichever is earlier। शाबाश। अच्छा इसके बाद हमने क्या कंसेप्ट पढ़ा था? स्टैट्यूटरी मीटिंग में क्या चीज डिस्कस होती है? स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। तो बताइए स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में कौन कौन से मैटर्स लिखे होते हैं? क्या लिखा होता है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में? शेयर जो लॉट किया उनके अगेंस्ट कैश कितना रिसीव हुआ है,
बिल्कुल ठीक है, वो लिस्ट आपने याद कर ली होगी। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट को सर्टिफाइड होना चाहिए कि नहीं? कौन सर्टिफाई करेगा? एक चीफ एग्जीक्यूटिव, कम अज कम एक डायरेक्टर, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो सीएफओ भी सर्टिफाई करेगा। अच्छा, इसके बाद ऑडिटर रिपोर्ट देगा स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पे, पूरी की पूरी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के बारे में बताएगा। सही, पहले वाले 3 वो शेयर्स और जो उससे रिसीट्स वगैरह आती हैं उससे रिलेटेड। फाइलिंग एससीसीपी को कब करनी है? कभी भी नहीं करनी। और भाई रजिस्ट्रार को करनी है, एससीसीपी को थोड़ी करनी है। अब भूल गए यार, ऐसे ना किया करें। फाइलिंग किसको करनी है, कब करनी है? हाँ जी, इमीडिएट। चलिए, ये तो था स्टैट्यूटरी मीटिंग की क्विक सी रिवीजन हमने कर ली। अब देखिए बाकी की मीटिंग्स हैं, एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, इनको हम आज कवर करने जा रहे हैं। एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। भाई एनुअल जनरल मीटिंग कौन सी मीटिंग होती है? वो मीटिंग जो हर साल कंडक्ट होती है, वो मीटिंग। इसमें साल से मुराद कैलेंडर ईयर है। एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है फाइनेंशियल ईयर, दोनों में फर्क होता है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर वो होता है जिसका इनकम स्टेटमेंट बनती है। कैलेंडर ईयर कौन सा होता है? हाँ, जो 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर तक। फाइनेंशियल ईयर कुछ भी हो सकता है, वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर भी हो सकता है, वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च भी हो सकता है, वो 1 जुलाई से लेके 30 जून भी हो सकता है, और वो 1 अक्टूबर से लेके 30 सितंबर भी हो सकता है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कैलेंडर ईयर हमेशा 1 जनवरी से लेके, ये चीजें में रखिएगा। एनुअल जनरल मीटिंग में जो हम साल में कह रहे होते हैं, एनुअल सालाना, साल से मुराद कैलेंडर ईयर। बहरहाल वो नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर में भी एक ही दफा होती है। आगे चलते हैं। हु इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट ए कंपनी? वो कहता है कंडक्ट एनुअल जनरल मीटिंग। कहता है हर कंपनी, एवरी कंपनी एजीएम कंडक्ट, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, स्वयं सिंगल मेंबर कंपनी के। ये सिंगल मेंबर कंपनी कौन सी होती है, याद है आपको? वही डायरेक्टर। क्यों? उन्होंने कहा इसलिए कि सिंगल मेंबर कंपनी में सिंगल मेंबर जहां बैठ जाएगा वही एजीएम हो जाएगी। वो कहता है इसलिए इसकी टेंशन ना लीजिए। हाँ, बाकी हर कंपनी ने एजीएम कंडक्ट करवानी है। क्लियर हो गई ये बात, किसने कंडक्ट करवानी? आगे चलते हैं। वो कहता है इसमें डिस्कस क्या, कौन सा बिजनेस, इसमें बिजनेस से क्या मुराद है? सेल परचेज हो रही होगी। जब हम एजीएम मीटिंग की बात करते हैं तो बिजनेस से क्या मुराद होती है? एजेंडा। ये एजेंडा कोई आम एजेंडा भी हो सकता है, खास एजेंडा भी हो सकता है, कि दोनों हो सकते हैं, आम भी हो सकता है खास। जो आम रूटीन नेचर की, आम से मुराद रूटीन नेचर की, जो हर साल चीजें डिस्कस होती हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस। और जो एक्सेप्शनल नेचर की चीजें होती हैं, साल बाद के, वो स्पेशल, वो उसे कहते हैं स्पेशल बिजनेस। तो एनुअल जनरल मीटिंग में मुझे बताइए कौन सा बिजनेस डिस्कस हो सकता है, ऑर्डिनरी या स्पेशल या दोनों? दोनों। अब यहां पे ये क्वेश्चन पैदा होता है कि ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होता है। कंसेप्ट तो हमें पता चल गया कि ऑर्डिनरी बिजनेस का मतलब है ऐसे मैटर्स जो कि हर एजीएम में डिस्कस होंगे तकरीबन। ठीक है, जो हर एजीएम में डिस्कस, यानी जो रूटीन नेचर के मैटर है, जो एजीएम के हवाले से रूटीन नेचर के मैटर है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी बिजनेस। और जो एक्सेप्शनल नेचर की चीजें हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्पेशल। अब बताइए, क्या हम शेयर होल्डर या डायरेक्टर्स या चीफ एग्जीक्यूटिव डिसाइड करे कौन सा ऑर्डिनरी बिजनेस है, कौन सा स्पेशल बिजनेस है, या कि एससीसीपी? एससीसीपी ने बता दिया। हमें कहां बताया? कंपनीज एक्ट में। तो ऑर्डिनरी बिजनेस की एग्जांपल्स भी हैं, स्पेशल बिजनेस की एग्जांपल्स भी हैं। पहले ऑर्डिनरी बिजनेस की एग्जांपल पढ़ते हैं। कंसेप्ट ध्यान में रखिए, ऑर्डिनरी बिजनेस इस तरह के मैटर्स हैं जो रूटीन नेचर के हैं, वो तकरीबन हर साल जो है उनको हम डिस्कस करते हैं एजीएम में। पहला, कंसीडरेशन ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एजीएम में जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको कंसीडर किया जाता है, डिस्कस किया जाता है। यानी डायरेक्टर्स का पूरे साल की जो परफॉर्मेंस है
उसको सामने रख के डायरेक्टर से पूछताछ की जाती है, हाँ भैया ये इनकम क्यों बढ़ी, एक्सपेंस क्यों कम हुआ, ये नहीं पूछा जाएगा, बल्कि क्या पूछेगा, इनकम क्यों कम हुई, एक्सपेंस क्यों बढ़ा। हाँ, इनकम बढ़े तो फिर थोड़ी पूछना आंसर, और जो भी पूछताछ करनी है आपने। अब बताइए क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर साल बनेगी, क्या ये हर साल ऑडिट भी होंगी? ऑडिट का मतलब समझते हैं क्या होता है? ऑडिट का मतलब होता है कि किसी थर्ड पार्टी से उसको वेरीफाई करवा लो कि सही है कि नहीं है, उस थर्ड पार्टी को कहते हैं ऑडिटर। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरिफिकेशन से पहले होती हैं उन्हें कहते हैं अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और जो यहाँ ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी समटाइम कहते हैं। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी होती है जिनकी, उन्हें क्या कहते हैं? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कह रहा है कंसीडरेशन ऑफ आर्टिफाई, ये एजीएम में क्या होगा, कंसीडरेशन ऑफ आर्टिफाई। खुद सोचे हर साल होते हैं या कभी कभी, तो ये ऑर्डिनरी बिजनेस ही होना चाहिए था ना, ये ऑर्डिनरी बिजनेस बिल्कुल है। आगे कंसीडरेशन ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट। अब डायरेक्टर भी अपनी एक रिपोर्ट देते हैं, ठीक है, वो असल में डायरेक्टर उस रिपोर्ट में दो बड़ी चीजें अभी आपके लिए कंसल्ट बाद में पढ़ना है, दो एग्जांपल बता रहा हूं। क्या बताते हैं डायरेक्टर अपनी रिपोर्ट में? एक तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई लॉस हुआ हो ना, तो वो उसकी अपनी तरफ से अपना मौकफ बयान करने की कोशिश करते, नहीं सर इसमें हमारा कसूर नहीं था, देखिए गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था, ठीक है, देखिए इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट्स हैं वो इंक्रीज हो गए थे, देखिए पाकिस्तान में लोड शेडिंग कितनी ज्यादा, इस तरह की कोई अपनी जस्टिफिकेशन दे रहे होंगे, क्योंकि ये जस्टिफिकेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो नहीं ना होगी। और डायरेक्टर ये भी चाहते हैं ये ना हो लॉस दे के हमें फारगी कर दे मेंबर्स, तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करते हैं। कहां प्रेजेंट करेंगे? डायरेक्टर्स रिपोर्ट में। तो इसीलिए डायरेक्टर रिपोर्ट भी मीटिंग में प्रेजेंट भी की जाती है, इसको पढ़ा भी जाता है, डिस्कस भी किया जाता है, इसके ऊपर डिस्कशन भी होती है। अब बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर साल बन रही है, डायरेक्टर रिपोर्ट भी हर साल बनेगी कभी कभी, हर साल, इसीलिए ये भी ऑर्डिनरी बिजनेस है। तीसरा कंसीडरेशन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब देखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर साल ऑडिट हो रही हैं, तो ऑडिटर रिपोर्ट भी तो होगी ना। ऑडिटर रिपोर्ट वो उस एक्सपर्ट बंदे जो थर्ड पार्टी है जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक किया है, उसकी तरफ से एक सफा होता है जिसपे लिखा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या इनमें कोई गड़बड़ है। अगर कोई गड़बड़ हो तो वो उसके ऊपर लिखा होता है कि इन्होंने क्या दो नंबरी किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है। तो ऑडिटर रिपोर्ट को भी पढ़ा जाता है एजीएम में, ठीक है। और अगर ऑडिटर ने कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ की निशानदही की हो तो फिर वो पूछा जाता है डायरेक्टर से, भैया ये क्या चक्कर है, तुम लोगों ने डेप्रिसिएशन क्यों नहीं रिकॉर्ड की पूरे साल की, ताकि प्रॉफिट ओवरस्टेट हो जाए इसलिए। अब बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ने हर साल ऑडिट होना है, ऑडिट रिपोर्ट भी हर साल बनेगी कभी कभार बनेगी, हर साल बनेगी, ज़बानी कलामी थोड़ी ऑडिट हो जाते हैं। अप्रूवल ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड की अप्रूवल, अप्रूवल ऑफ डिविडेंड। भाई प्रॉफिट अगर हुआ, डिविडेंड देना है कि नहीं देना, ये फैसला हर साल होगा कि कभी कभार होगा, हर साल फैसला करते हैं भाई डिविडेंड देना कि देना, ठीक है। तो ये अप्रूवल ऑफ डिविडेंड, ये भी कौन सा मैटर हुआ, ऑर्डिनरी मैटर, ऑर्डिनरी बिजनेस। इसमें कह रहे हैं इफ डिक्लेयर्ड बाय डायरेक्टर्स, ये जानबूझ के लिखा है, इसका एक खास मतलब है, वो अभी नहीं मैं बता रहा, वो जब डिविडेंड वाला टॉपिक आएगा उसमें एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ज़हन में रखिएगा डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड हर साल फैसला करते हैं शेयर होल्डर्स कि इस साल डिविडेंड हमें अनाउंस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कभी अनाउंस कर देते हैं, कभी नहीं अनाउंस करते, उनकी मर्जी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि प्रॉफिट हुआ होता है, शेयर होल्डर कहते हैं नहीं अभी डिविडेंड अनाउंस नहीं करना, क्यों, आगे बड़े मेगा प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उनके लिए पैसा चाहिए होगा। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जी प्रॉफिट कम है लेकिन फिर भी डिविडेंड अनाउंस कर देते हैं, क्यों, पिछले कई सालों का इकट्ठा हुआ था, इस साल का प्रॉफिट चाहे कम भी हो। तो डिविडेंड अनाउंस करना है या नहीं करना, ये इसकी अप्रूवल कौन देता है, अप्रूवल इस वक्त मीटिंग में शेयर होल्डर्स देंगे। ये हर साल मैटर डिस्कस होगा कि कभी कभार होगा, हर साल। तो ये ऑर्डिनरी बिजनेस हो गया। अभी तक कितने मैटर्स हो गए, सॉरी कितने बिजनेस हो गए,
4 बिजनेस हो गए। पहला था कंसीडरेशन फाइनेंशियल से, कंसीडरेशन ऑडिटर रिपोर्ट, कंसीडरेशन डायरेक्टर रिपोर्ट और डिविडेंड, ये 4 हो गए। इसके बाद अब बताइए अगले साल की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इनको वेरीफाई करवाना है हमने कि नहीं? किससे करवाएंगे? तो वो भी अभी फैसला कर लें कि ऑडिटर कौन होगा। ये मुझे बताइए हर साल फैसला करना चाहिए कि 10, 15, 20 सालों के लिए एक ही दफा ऑडिटर अपॉइंट कर देना चाहिए? हर साल करना है, उनकी परफॉर्मेंस देख के डिसीजन करेंगे। तो उसी तरह मुझे बताइए जो डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट है ये भी कौन करेगा? डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर्स करेंगे। और कहां करेंगे? एजीएम में करेंगे। तो डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट भी ऑर्डिनरी मैटर है, ठीक है। लेकिन ऑडिटर की अपॉइंटमेंट में और डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट या इलेक्शन में फर्क है, ठीक है। अच्छा, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट में और डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट या डायरेक्टर के इलेक्शन में फर्क है। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है वो तकरीबन 1 साल के लिए होती है, अगली एजीएम तक। डायरेक्टर्स की जो अपॉइंटमेंट होती है ये नॉर्मली 3 साल के लिए होती है, 3 साल के लिए होती है। तो ये एक ऐसा मैटर है जिसके बारे में आप कह सकते हैं सर ये बाकी 5 तो चले रूटीन के हर साल होने वाले हैं, ये तो 3 सालों के बाद होने वाला मैटर है, तो इसको क्यों आपने इधर ऑर्डिनरी बिजनेस में इंक्लूड कर दिया? वो इसलिए कि मेंबर्स अगर चाहें तो अगले ही साल डायरेक्टर चेंज कर सकते हैं। मेंबर्स की मर्जी हो तो वो हर साल भी डायरेक्टर चेंज कर सकते हैं। नॉर्मल पीरियड 3 साल का है, लेकिन अगर वो चाहें तो हर साल भी कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने इसको भी ऑर्डिनरी बिजनेस। तो ऑर्डिनरी बिजनेस की कितनी एग्जांपल्स हो गई? 6। अगर हमसे आई क्या पूछे बताओ भाई ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है, तो आप ये लिख देंगे वो मैटर जो हर साल डिस्कस होते हैं। नंबर नहीं देगा, हमें एग्जांपल्स लिखनी पड़ेगी। ऑर्डिनरी बिजनेस के एग्जांपल्स क्या है? पहली एग्जांपल कंसीडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसीडरेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, कंसीडरेशन ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, अप्रूवल ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। 6 मैटर्स क्लियर हो गए। तो स्पेशल बिजनेस क्या है? ऑर्डिनरी बिजनेस के अलावा जो भी बिजनेस है स्पेशल बिजनेस है। कहता है नहीं एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल के बगैर हमें आज तो कोई कंसेप्ट समझ आया है? कोई नहीं है। तो भाई इसकी भी स्पेशल बिजनेस की भी एग्जाम्पल दो। अभी एग्जाम्पल दो। अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स, अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम। इसके अलावा अगर, अब ये थोड़ी सी एडवांस एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव करना हो उसके लिए भी, ये भी बताए छोटा मोटा बिजनेस है स्पेशल बिजनेस है? स्पेशल बिजनेस है। अगर एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी हो ये भी स्पेशल बिजनेस है। ये आपके लिए नई एग्जांपल्स हैं, इसीलिए थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो रही होगी, लेकिन ये इसको मैंने भी जानबूझ के नहीं समझा रहा, तसल्ली से। क्यों नहीं समझा रहा? ये अलहदा से टॉपिक आएंगे दोनों आगे चल के, वहां डिटेल में इनकी चीबिची सीखेंगे। दूसरी एग्जांपल है, मतलब डिटेल में हर चीज सीखेंगे, कहने का मतलब यह था इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी, और दूसरा क्या है? रिमूवल ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव। ये चीफ के स्पेलिंग मुझे आगे पीछे लग रहे हैं, चले बहरहाल कोई बात नहीं। हाँ जी चले, वो भी रहता तो चीफ एग्जीक्यूटिव ही है ना। तो ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस में फर्क समझ आ गया आपको? नहीं आया समझ? अभी टेस्ट ले लें। तो मेरे भाई मुझे बताइए ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में कौन कौन सी चीजें शामिल है? देखा कह गया ना ये वाली। और भाई ये ऑर्डिनरी बिजनेस है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नहीं है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और कंसेप्ट है, स्पेशल बिजनेस और कंसेप्ट है, स्पेशल रेजोल्यूशन और कंसेप्ट है। आई क्या पूछेगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को डिफाइन करो, आप कहेंगे ये तो हमने याद किया, ये 6 एग्जांपल, ठक 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 ठक, 0 नंबर। क्यों 0 नंबर? भाई उसने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पूछा, ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं पूछा। तो यहां पे लिख लें बड़ा बड़ा करके कि ऑर्डिनरी बिजनेस इज नॉट इक्वल टू ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, दोनों कंसेप्ट डिफरेंट है। बिजनेस कहते हैं उस चीज को जो मीटिंग में डिस्कस होगी,
और रेजोल्यूशन कहते हैं फैसले को, कि फैसला करने के लिए हमें कितनी मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, स्पेशल रेजोल्यूशन में तो बताइए, अब अगर हमसे पूछे स्पेशल रेजोल्यूशन को डिफाइन करो, हम क्या कहेंगे? हर वो बिजनेस जो अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस है वो है। हम कहेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन ऐसी रेजोल्यूशन को कहते हैं जो 3/4 मेजोरिटी से पास किया। अच्छा, किन मेंबर्स ने? इंटाइटल्ड टू वोट या इंटाइटल्ड टू वोट एंड प्रेजेंट इन मीटिंग? प्रेजेंट वाली बात करनी है कि नहीं करनी? बिल्कुल करनी है। और नोटिस आपको पता है 21 दिन पहले दिया जाता है मीटिंग का। ये तो नहीं मैंने बताया था 21 दिन का नोटिस, आपको कैसे पता चला? बता, अच्छा चले कोई बात। तो भी पता चल गया एजीएम किस कंपनी ने कंडक्ट करवानी है। एजीएम में डिस्कस क्या होता है? स्पेशल बिजनेस भी। ऑर्डिनरी बिजनेस की एग्जांपल क्लियर हो गई, स्पेशल बिजनेस की एग्जांपल भी क्लियर हो गई। तो बताइए स्पेशल बिजनेस की एग्जांपल क्या है? आर्टिकल, बैठे। वो कहता है एजीएम कब कंडक्ट करवानी है, डिपेंड करता है फर्स्ट एजीएम है कि सब्सिक्वेंट एजीएम है। फर्स्ट एजीएम कौन सी होती है? कंपनी की जिंदगी की पहली एनुअल जनरल मीटिंग। और सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग कब कंडक्ट करवानी होती है? बाद में। सब्सिक्वेंट का मतलब है पहली के बाद, वो दूसरी भी हो सकती है, वो 10वीं भी, वो 50वीं भी हो सकती है। सब्सिक्वेंट से मुराद पहली के अलावा जो भी है। ये फर्स्ट और सब्सिक्वेंट वाला कंसेप्ट हमने पहले कहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा। चलें, ये पहली दफा पढ़ रहे हैं, चलें ठीक है। कह रहा है जो तो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग है ना, वो कब कंडक्ट करवाई जाएगी? विद इन 16 months ऑफ इनकॉर्पोरेशन। विद इन 16 months ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी इनकॉर्पोरेशन के 2 महीने बाद एजीएम कंडक्ट करवाई जा सकती है, करवाई जा सकती है। वो विद इन 16 months कह रहा है ना, ये तो नहीं कह रहा 5 से 15 महीने, विद इन 16 months कभी भी करवा सकते हैं। इसीलिए स्टैट्यूटरी मीटिंग में एक कंसेप्ट था क्या, कि अगर एजीएम स्टैट्यूटरी मीटिंग से पहले करवा ली, स्टैट्यूटरी मीटिंग की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कब कंडक्ट करवानी है, क्लियर हो गया। सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग कब कंडक्ट करवानी है? कहता है 2 चीजें ध्यान में रखें। विद इन 120 days फ्रॉम क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज होगा उसके 120 दिन के, अच्छा कल भी बताया था, इसको आपने 4 months में कन्वर्ट नहीं करना। 120 days है तो 120 days ही रहने दें, ठीक है। लॉ में एक एक लफ्ज का हिसाब किताब रखा होता है उन्होंने। विद इन 120 days फ्रॉम क्लोज ऑफ फाइनेंशियल एंड वंस इन एवरी कैलेंडर ईयर। हर कैलेंडर ईयर में 1 साल जरूर होगी। और कब होगी? विद इन 120 days क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फर्ज कीजिए 2019 है, ठीक है, इसमें अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई। हमारा ईयर एंड है 30 सितंबर 2019, अभी तक कोई मीटिंग कंडक्ट नहीं हुई। मैंने लॉ के कंसेप्ट पढ़े हुए हैं लेकिन कुछ 50-50। तो मैंने लॉ में कहीं पढ़ा था कि एजीएम कब कंडक्ट करवानी है? विद इन 120 days फ्रॉम क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मेरा फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज हो रहा है? 30 सितंबर को। 120 days कब बनते हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो तकरीबन 30 जनवरी तक मैंने डिसाइड किया 10 जनवरी को एजीएम कंडक्ट करवाऊं। क्या कंपनीज एक्ट के मुताबिक है ये डेट? नहीं है मुताबिक। क्यों मुताबिक नहीं है? क्योंकि दूसरी रिक्वायरमेंट मैं भूल गया, वंस इन एवरी कैलेंडर ईयर। तो कैलेंडर ईयर यानी 31 दिसंबर तक भी, 1 जनवरी दिसंबर तक कैलेंडर ईयर में भी एक मीटिंग होनी चाहिए। इसका मतलब है अब मेरे पास कितना टाइम है एजीएम कंडक्ट करवाने के लिए? 31 दिसंबर तक। तो नॉर्मली अगर ईयर एंड 31 दिसंबर हो, 30 मार्च हो, 31 मार्च हो, 30 जून हो तो प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर सितंबर है ईयर एंड, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि 3 महीने बाद ही क्लोज हो जाना है कैलेंडर ईयर, और हमने कैलेंडर ईयर में। इसका मतलब है फिर उस सूरत में हमारे पास 120 days नहीं, कितने 90 days, क्योंकि हमने दूसरी कंडीशन भी पूरी करनी है।
ये दोनों साथ लेके चलिएगा। आई कैप के क्वेश्चन बैंक में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो किसी एक्टिविटी में या किसी टेस्ट वगैरह में मैं इंक्लूड करूंगा, वो इसी चीज के ऊपर है कि 120 डेज के साथ साथ वो कैलेंडर ईयर भी पूरा करवा देता है। वो स्टूडेंट 120 डेज को लेके कहते हैं जनवरी में मीटिंग हो सकती है, पता कोई मीटिंग नहीं हो सकती, वो पहले करवानी पड़ेगी। क्लियर हो गया? हाँ, अगर पिछले साल की, ये मैंने इस क्वेश्चन को आपसे डिस्कस करते हुए कहा था कि अभी तक इस साल में कोई मीटिंग, लेकिन सही कह रहे हैं, अगर पिछले साल की इस जनवरी में हो चुकी है तो फिर आप इस 30 सितंबर वाली आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि फिर वंस इन कैलेंडर ईयर वाली रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। ठीक है, बिल्कुल ठीक रेस किया इशू, ठीक है, क्योंकि फिर दोनों कंडीशन पूरी हो जाती है। आगे चलते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या होती है? अच्छा, लॉ की आदत है वो डेफिनेशन देता है बैलेंसिंग, बैलेंस, जैसे प्राइवेट कंपनी को डिफाइन कर दिया और पब्लिक कंपनी को क्या कहा, 3 नंबर के साथ क्वेश्चन पूछ लिया, डिफाइन पब्लिक कंपनी, और हमने एक लाइन में उसका आंसर लिख दिया, एवरी कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। ठीक है, तो क्या करना चाहिए हमें यहाँ पे? प्राइवेट कंपनी को भी डिफाइन भी करना चाहिए कि ये प्राइवेट कंपनी, इसके अलावा बाकी सारी कंपनीज पब्लिक कंपनी है। लॉ की आदत है बैलेंसिंग डेफिनेशन इंक्लूड करता है। जैसे ऑर्डिनरी बिजनेस के बारे में बता देगा क्या है, स्पेशल बिजनेस के बारे में बताएगा हर वो बिजनेस जो ऑर्डिनरी नहीं है। ठीक है, और फिर एग्जाम में पूछ लेगा। ठीक है, बस 4 नंबर की डेफिनेशन के साथ स्पेशल बिजनेस क्या बताएं, और हम एक लाइन में लिखाएंगे हर वो बिजनेस जो ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है स्पेशल बिजनेस है। ऐसे तो नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, इसके बाद फिर ऑर्डिनरी बिजनेस की डेफिनेशन भी देनी चाहिए। फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या है? बैलेंस, लॉ की आदत है बैलेंसिंग डेफिनेशन भी देता होता है। हर वो मीटिंग जो स्टैट्यूटरी मीटिंग भी नहीं है, एनुअल जनरल मीटिंग भी नहीं है, मेंबर्स की हर वो मीटिंग क्या कहलाती है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का कंसेप्ट ये है कि अगर आपको साल के दौरान में, अभी साल खत्म नहीं हुआ, एजीएम का टाइम नहीं आया, उससे पहले किसी मैटर के ऊपर अर्जेंट डिसीजन करने की जरूरत है। पता चले कोई डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉड कर रहे हैं, अब क्या साल खत्म होने का एजीएम का इंतजार करें ताकि तसल्ली से वो अपना फ्रॉड कर लें, जो कुछ उन्होंने इकट्ठा करना है इकट्ठा करके भाग जाए बाहर के मुल्क, फिर आगे हम फैसला करेंगे भाई इनको नहीं अपॉइंट करना हमने अगले साल। ऐसे होना चाहिए क्या? नहीं, इमीडिएटली एक्शन लेने की जरूरत है। अगर साल के दौरान ही किसी मैटर पे इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत हो तो उस सूरत में हम फिर क्या करते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करवाते हैं। कब कंडक्ट करवाते हैं? किसी भी वक्त, जब भी जरूरत पड़े कंडक्ट करवा सकते हैं। इसमें डिस्कस क्या होता है ये जहन में रखिएगा, एजीएम में ऑर्डिनरी और स्पेशल दोनों बिजनेस डिस्कस हो सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ स्पेशल बिजनेस ही डिस्कस होगा। कुछ समझ आई ये बात? और ऑर्डिनरी बिजनेस और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में फर्क समझ आ गया? बस अब एक छोटी सी लाइन लिख लें, ऑर्डिनरी बिजनेस को प्रूव करने के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए, स्पेशल बिजनेस को प्रूव करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। ठीक है, डायरेक्टर का इलेक्शन अगेन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, इसका एक अपना तरीकाकार होता है। ये ना ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन किससे है ना स्पेशल रेजोल्यूशन से, इसका अपना एक मैकेनिज्म लाने दिया हुआ है। वरना नॉर्मली रूल क्या है, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से अप्रूव होगा, स्पेशल बिजनेस, लेकिन दोनों कंसर्न में फर्क है। ऑर्डिनरी बिजनेस की डेफिनेशन कुछ और है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की डेफिनेशन कुछ और है। स्पेशल बिजनेस की डेफिनेशन कुछ और है और स्पेशल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन कुछ समझ आया जी? आज का लेक्चर यहाँ पे, आज आपने खास तौर पे इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 के एंड पे पास पेपर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और केस स्टडीज रिटन फॉर्म में, केस स्टडीज रिटन फॉर्म में कल मैं चेक करूंगा रिटन फॉर्म में किए कि नहीं। ठीक है, और इसको डिस्कस करेंगे केस स्टडीज को और क्वेश्चन को, फिर आगे चलेंगे। तो टेस्ट बताया हुआ आपको क्या है? टेस्ट का सिलेबस बताया नहीं हुआ? क्या बताया, कौन सा सिलेबस? एक मिनट, एक स्टूडेंट बताया। 21, 22 और 23 ये 3 चैप्टर्स है जी। लेक्चर खत्म आज का।